गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ये चैप्टर को आप बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ये चैप्टर मैं आपको बताऊं, सबसे कठिन चैप्टरों में से वो इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आपको पूरा फिजिक्स सिखाने वाला है। ये आपको इसमें सारी मैथमेटिक्स अप्लाइड हो जाएगी। जो भी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा है वो सब मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई हो जाती है ना। वेक्टर्स का अच्छा खासा यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसलिए ये थोड़ा सा टफ चैप्टर माना जाता है। और चूंकि आप पहली बार फिजिक्स में उस तरीके से चीजों को देखोगे, इसलिए और कठिन होगा। तो मेंटली मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये चीज एकदम से समझ में नहीं आएगी। आपको बहुत सारे स्टूडेंट को तुरंत आ जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स वो एकदम से नहीं आएगा, तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है मेरे ख्याल से पूरी फिजिक्स में ही सबसे बड़ा चैप्टर है। उसका कारण है कि इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे चार्ज के बारे में, फिर आप पढ़ोगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आप देखेंगे गॉस थ्योरम, फिर आप देखेंगे पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन, फिर इसके बाद आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक डायन। तो पहले तो आपको टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो क्लियर होना चाहिए कि ये टॉपिक्स आपको कवर करना पड़ते हैं पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके अंदर एक ही चैप्टर में 3 प्रकार के चैप्टर सम्मिलित हैं। एक है फोर्स रिलेटेड। फोर्स रिलेटेड मतलब कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे फोर्स रिलेटेड है। और दूसरा वर्क एनर्जी रिलेटेड, जो कि पोटेंशियल एनर्जी, तो ये अलग चैप्टर है। और इसमें बीच में गॉस थ्योरम, एंड फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डायपोल भी आ जाता है। तो पहले तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हमें ये सब टॉपिक कवर करना पड़ता है। 3 तो क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज, 3 क्वेश्चंस हमेशा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और बात 3 या 4 या 5 क्वेश्चन की नहीं है, एक्चुअल में ये पूरी 12th की फिजिक्स का बेस है। 45 में से 22 से 23 या 25 क्वेश्चन तक 12th के पोर्शन से पूछे जाते हैं। मोर देन 50% से ज्यादा का वेटेज होता है 12th का। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फिजिक्स में कि आप 4 फॉर्मूले रट लें और आपसे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस बात को आप दिमाग से हटा दो। आपको बहुत अथाह मेहनत करना पड़ेगी, बहुत सारे फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे, बहुत सारी मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगी, बहुत क्वेश्चंस करना। इसके बाद आपको फिजिक्स के जो 45 क्वेश्चंस आते हैं, जो 25% का वेटेज है, वो आप उसको कवर करना। और मेडिकल कॉलेज में जाने का रास्ता फिजिक्स से ही खुलता है, ये बात आप एक स्टूडेंट समझ। जब आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और आप दूसरे बच्चों से कंपटीशन में आगे होने लगते हैं। और आपकी रैंक और सिलेक्शन आपकी फिजिक्स की स्कोरिंग पर डिपेंड करता है। सभी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका अपना लेवल है, अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिजिक्स के बारे में बता दूं कि फिजिक्स में जितना ज्यादा आप समय देंगे, जो जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में उतना मजा आएगा। आपका हर फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो अपने साथ दूसरे सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस लेके चलता है। आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती हो, लेकिन अगर फिजिक्स में आपकी कमजोरी होगी, आप तो आपका हमेशा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम नजर आता है दूसरों के कम। और जिस बच्चे की, जिस स्टूडेंट की फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होती है, वो हमेशा दूसरे सब्जेक्ट में भी डोमिनेट करने लगता है। अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले टॉपिक पे आता हूं, जिसे हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज, ठीक है ना। अब चार्ज आपने
अच्छे से पढ़ा होगा, 10th क्लास में ही आपको चार्ज, 8th क्लास में ही चार्ज के बारे में आपको जानकारी दे दी जाती है। एक्चुअल में पूरी इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज की ही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो जब तक हम चार्ज को अच्छे से नहीं समझेंगे, चार्ज का बिल्कुल दिमाग में कौन सी चार्ज है क्या, चार्ज है क्या, उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये जब तक हमारे दिमाग में फील नहीं आएगा, हम आगे इसके इन प्रॉपर्टीज को नहीं समझ पाते। ओके, तो अब हमारा पहला पूरा टारगेट है कि चार्ज और चार्ज से रिलेटेड हर जानकारी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारा जो भी चीजें यूज हो रही है वो चार्ज के ऊपर यूज होंगी, चार्ज पार्टिकल्स के या मूविंग चार्ज करंट के ऊपर सारी एप्लीकेशंस लगती हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कहूं डेफिनेशन क्या है। ओके, डेफिनेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की डेफिनेशन, जैसे ही मैंने बोला कि चार्ज को डिफाइन करो, तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने भाई चार्ज का टाइप नहीं पूछा है, मैंने पूछा व्हाट इज द चार्ज, चार्ज है क्या। तो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज दो टाइप का होता है, ये चार्ज नहीं। चार्ज एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आज से 300-400 साल पहले ही खोजी। वास्तव में इंसान तो बहुत लंबे समय से एक घटना देख रहा है। बारिश में आपने देखा होगा, बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो जोर से आवाज कर साउंड आती है, कड़कड़ाने की साउंड आती है और साथ में एक लाइट और थंडरिंग आती है। तो ये तो पुराने समय से होता आ रहा है कि आसमान में चमक आती है, बिजली कौंधती है, आवाज आती है। ठीक है ना। तो इंसान इस बात को देखता आ रहा है, और लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग विकसित होता गया, वो साइंस को समझने लगा, तो रिसेंटली 400-500 सालों में साइंस के हिसाब से इन सारी घटनाओं की व्याख्या नेचर को बताया गया। और ये कहा गया कि जो बादल हैं, बादल एक्चुअल में जब बादल, बहुत सारे बादल में जो पार्टिकल होते हैं वो जब मूव करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण एक प्रॉपर्टी आती है उन पार्टिकल्स पे, और वो जो प्रॉपर्टी है उसी के कारण लाइट और साउंड बनते हैं, और भविष्य में फिर आगे चल के उसी प्रॉपर्टी को चार्ज। तो चार्ज इस टाइप की एक चीज है, चार्ज दिखता नहीं, आप चार्ज को देख नहीं सकते, आप चार्ज को केवल सेंस कर सकते, आप चार्ज को फील कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, उसके इफेक्ट को महसूस कर सकते हो, लेकिन आप चार्ज को कभी देख नहीं सकते, अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है चार्ज, है ना। आपको केवल उसका सेंस आएगा, आपको उसके इफेक्ट्स महसूस होंगे, आपको उसकी प्रेजेंस महसूस होगी, लेकिन आप उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। चार्ज is the property of mass or matter. Charge is the property of mass or matter which produce upon mass and can never isolated from it. Okay, it is the property by virtue of which two objects can experience attraction as well as repulsion force. ठीक है, ये पहला पॉइंट डेफिनेशन से रिलेटेड, ये सेकंड पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट. Charge is represented by small q, capital Q और small p. तो ये जो साइन है, सिंबल है, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और ई, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो इसे हम बोलते हैं चार्ज या चार्ज की डेफिनेशन.
मेरे ख्याल से आपको चार्ज की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। समझो, ये मास की प्रॉपर्टी है। हम जब दो चीजों को रगड़ते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, कंघे को बाल से रगड़ते हैं, वूल को है ना, जो सिल्क होती है उसको हम ग्लास रॉड से रगड़ते हैं, दो हाथों को रगड़ते हैं, कोई भी चीज जब हम फ्रिक्शन करते हैं तो मास के ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। उस प्रॉपर्टी के कारण दो पार्टिकल अट्रैक्शन, रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चार्ज है ये केवल मास पर आता है और मास से आप अलग नहीं कर सकते। मतलब चार्ज का इंडिविजुअल खुद का कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। चार्ज मास से हमेशा एसोसिएट होगा। इट कैन नेवर आइसोलेटेड फ्रॉम इट, लिखा है इट कैन नेवर आइसोलेटेड। मतलब अगर चार्ज मास पर आ गया तो आप एक मास से दूसरे मास में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसे आइसोलेट नहीं कर सकते। इसलिए एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, चार्ज cannot separate from mass, but it can transfer from one mass to another mass। ये मास से अलग तो नहीं कर सकते आप चार्ज को, लेकिन इस चार्ज को आप एक मास या एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल में शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है, तो चार्ज की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई है ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर वो है तो उसको पहचानने का एक ही तरीका है, उसका यूनिट। जब आप यूनिट से पुकारते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तो आपको एक सेंस आता है इसकी बात की जाए, ठीक है ना। तो यूनिट का ये इम्पोर्टेंट, जैसे हर व्यक्ति का इतना एक नाम होता है, सरनेम होता है, और वही उसकी आइडेंटिटी होती है। तो जब आप नाम और सरनेम के साथ किसी को पुकारते हो तो आपको पता चल जाता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। यही इंपॉर्टेंस किसी भी चीज प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के यूनिट का होता है। आप यूनिट में बोलूं न्यूटन, तो आपको न्यूटन का ख्याल नहीं आएगा, उसका चेहरा दिमाग में नहीं है कि न्यूटन ऐसा है, लंबे लंबे घुंघराले वाल हैं। ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में न्यूटन बोलूंगा? नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए। आप, मैंने बोला न्यूटन तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर फोर्स की बात। मैं बोलूं कूलाम, तो कूलाम भी एक साइंटिस्ट है, किसी ने देखा भी नहीं होगा कूलाम को, सिर्फ नाम सुना है, इसलिए मैंने बोला कूलाम, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा ये सब जो सर है वो चार्ज की बात। मैंने बोला एम्पियर, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन आपको एम्पियर की चेहरा नहीं नजर आएगा, आपको करंट के बारे में सेंस आएगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये यूनिट का इंपॉर्टेंस होता है, और चार्ज की भी ऐसी ही यूनिट है। इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट्स को नापने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए। जनरली 2 ही सिस्टम होते हैं, एमकेएस या एसआई सिस्टम, और दूसरा होता है सीजीएस, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में एक और नया सिस्टम आता है, उसको मैं बताऊं, उसको ईएमयू बोलते हैं। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। तो 3 सिस्टम होते हैं, तो हर प्रॉपर्टी को 3 सिस्टम में नापा जाता है। पहला सिस्टम जो है तो क्या होता है, हम लिखेंगे यूनिट्स ऑफ चार्ज। सबसे पहले चार्ज को नापने का सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं एसआई और एमकेएस सिस्टम। ये पहला सिस्टम है हर चीज को मेजर करने के लिए। चार्ज, याद रखना कि चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब ये बात मैंने क्या बोली कि चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी? क्योंकि 11th में आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा, देयर आर 7 फंडामेंटल, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल। ये 7 हो गए ना, इसमें कहीं भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब है 7 चीजें होती है जिनसे मिलकर पूरा यूनिवर्स बना है, फिजिकल क्वांटिटी बनी, लेकिन उनमें चार्ज फंडामेंटल नहीं है, करंट फंडामेंटल। इसलिए करंट से मिलकर चार्ज बनता है, चार्ज खुद का कोई नहीं होता है। इसलिए चार्ज का Q इक्वल्स टू होता है ID।
तो आप इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि करंट इज फंडामेंटल, करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? छोटी छोटी चीजें हैं, हम पढ़ते समय कभी ध्यान नहीं देते। फंडामेंटल नहीं है चार्ज, है चार्ज। आपको फॉर्मूला बन रहा है चार्ज का, करंट इनटू टाइम। टी क्या है? टाइम है। तो चार्ज क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी, जबकि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी। इसलिए इसका यूनिट जो होगा चार्ज का, वो होगा, करंट की यूनिट हम जानते हैं एम्पियर, और टाइम की सेकंड, और इसी को बोलते हैं कूलाम। कूलाम जनरली हम इसको सी से लिखते हैं। तो चार्ज का एसआई यूनिट है कूलाम। एसआई यूनिट हमेशा क्या होता है, तो अंदर देखिए, ये वाला जो यूनिट है ये एमकेएस कहलाता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना। टाइम को सेकंड में ले रहे हैं और करंट को एम्पियर में लिख रहे हैं, इसलिए ये क्या है? एमकेएस। अंतर समझना। अब इसको पूरा उठाकर एक साइंटिस्ट के नाम पर बोलने लगे, तो ये जो सिस्टम कहलाता है, इसे हम एसआई सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। पहले एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम चलता था। फिर 1969 में जिनेवा, एक सिटी है स्विट्जरलैंड का, वहां सारे साइंटिस्ट की, एक फिजिक्स के साइंटिस्ट की मीटिंग हुई, और फिजिक्स को क्या किया गया? रीस्ट्रक्चर किया गया। वहां एक नया सिस्टम बनाया गया, उसी सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। सिस्टम डी इंटरनेशनल बोला जाता है, और उसको ऐसा ही नाम दिया गया। तो पहले जो एमकेएस में चलता था, उसी को उठाकर उन्होंने साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट को रखना चालू कर दिया। तो वहां से एसआई सिस्टम डेवलप हुआ। तो एमकेएस सिस्टम को ही आगे सेट करके एसआई सिस्टम कहा गया। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम को भी साइंटिस्ट के नाम से, फॉर एग्जांपल आप न्यूटन बोलते हो, तो न्यूटन एसआई यूनिट। वहीं अगर मैं कहूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स है, एम ए से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एमकेएस सिस्टम है, और उसको कंबाइन करके न्यूटन बोलते हो, तो वो एसआई सिस्टम है। इसी प्रकार चार्ज में एम्पियर इंटू सेकंड एमकेएस सिस्टम है। अगर इसी को कंबाइन करके बोले कूलाम, जिसकी साइंटिस्ट का नेम है, तो वो चार्ज का एसआई यूनिट होता है। तो एसआई यूनिट और एमकेएस सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है डायरेक्टली। ये पहली यूनिट है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एसआई सिस्टम में एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं फैराडे। फैराडे, एक्चुअली फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे बड़ी यूनिट अगर कोई है तो वो है फैराडे। तो फैराडे साइंटिस्ट के नाम पे है, और ये होती है 96500 कूलम। दिस इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। मेरे ख्याल से बात समझ में हो गई। केमिस्ट्री से रिलेटेड यूनिट है, फिजिक्स में काम नहीं आती, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो 1 फैराडे उस चार्ज को कहते हैं, किस चार्ज को कहते हैं? 96500 कूलम, 96,500 कूलम मिलकर 1 फैराडे बनाता है। और ये वो चार्ज है, आपको पता है, ये वो चार्ज जो इलेक्ट्रोलाइट्स में पास होता है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट मास को कैथोड पे डिपॉजिट करता है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, वहां काम आता है। तो एसआई सिस्टम, जैसे हम मीटर, तो ऐसा यूनिट है, मीटर एमकेएस है, और किलोमीटर क्या है? किलोमीटर उसका बड़ा रूप। ऐसे कूलम, और उससे भी थोड़ा बड़ा यूनिट है फैराडे। सेकंड यूनिट सिस्टम जो है, इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। तो इलेक्ट्रिसिटी में सीजीएस ना बोल के इसको ईएसयू बोलते हैं, ईएसयू। फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये एक सिस्टम है जो चार्ज की स्टैटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। मतलब जब चार्ज स्टेशनरी होता है, उस समय ये मेजर किया जाता है कोई भी क्वांटिटी को। तो इसको सीजीएस कह लें या ईएसयू कह लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फुल फॉर्म इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसमें हर चीज को स्टैट से, हर यूनिट को स्टैट शब्द आगे लग जाएगा तो आप समझ जाओगे कि वो ईएसयू है। इसका मतलब अगर मैं चार्ज को लिखना चाहूं, तो चार्ज को क्या लिखूंगा? 1 स्टैट कूलम, 1 स्टैट कूलम। तो 1 स्टैट कूलम जो है वो इसकी सीजीएस यूनिट है।
अब हमें स्टेट कूलाम और कूलाम का आपस में रिलेशन पता होना चाहिए, इनको कैसे कन्वर्ट करते। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखें आप कि 1 कूलाम इज 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलाम। मैं शॉर्ट में लिखूंगा STC, ये रिलेशन होता है। तो ये जो कूलाम है C, ये होगी आपकी SI यूनिट या एम्पियर्स, और ये होगी ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक या CGS। कन्वर्शन ध्यान रखें, 1 कूलाम में 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलाम होते हैं, ठीक है ना। ये कन्वर्शन डायरेक्ट याद रखें, इसको हमें प्रूफ नहीं करना है। तीसरी यूनिट जो होती है ये होती है EMU, फुल फॉर्म है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये सिस्टम इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, ये इलेक्ट्रिसिटी में ही होती है। एक मैग्नेट शब्द आया आपके, तो करंट जब फ्लो होती है तो अपना चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मतलब मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पर जो यूनिट को डिफाइन किया गया है किसी भी चीज को, उसको बोलते हैं EMU यूनिट, ठीक है ना। तो EMU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अच्छा, इसको हर चीज को लिखने का तरीका, जैसे चार्ज लिखना है तो इसमें चार्ज को लिखने के लिए यूज करते हैं 1 एब कूलम। 1 एब कूलम, एब का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट। एब का मतलब है एब्सोल्यूट, सो 1 एब्सोल्यूट कूलम, उसको शॉर्ट में लिखते हैं 1 एब कूलम। ये यूनिट जो होती है ये EMU कहलाती है। अब इसका भी एक रिलेशन है कि 1 कूलम इज 1/10 एब, ABC लिख रहा हूं, एब। 1 कूलम इज 1/10 ऑफ एब कूलम। अब आप इसको ध्यान से देखें तो क्या लगता है आपको, ये वाली SI यूनिट है और ये EMU है, कौन सी यूनिट बड़ी है, कूलम बड़ा है कि एब कूलम? तो क्लियरली आपको ये रिलेशन से पता याद होना चाहिए कि कूलम जो है एक्चुअल में एब कूलम का 10th पोर्शन। इसका मतलब है कि EMU इज बिगर यूनिट। किससे बड़ी यूनिट है? SI से बड़ी यूनिट है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो EMU जो है वो बड़ी यूनिट होती है। इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि 1 एब कूलम, एक एब कूलम में 10 कूलम होती है। ये तीसरी यूनिट होती है चार्ज को पहचानने की। 1 एब कूलम इज 10 कूलम, सो एब कूलम इज बिगर यूनिट देन SI यूनिट। क्लियर हो रही है बात को? तो फाइनली चार्ज को नापने की 3 यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट होती है SI, और SI यूनिट निकलती है चार्ज इक्वल्स टू IT, करंट इनटू टाइम से, और इसको बोलते हैं कूलम। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सो 1 कूलम इज द चार्ज व्हेन 1 एम्पियर करंट, जब 1 एम्पियर की करंट फ्लोज फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड तक फ्लो हो, then the displaced amount of charge is equals to 1 कूलम। तो जितना चार्ज 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड में कैरी करती है, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं 1 कूलम। उसको नाम दिया, उसके अमाउंट को नाम दिया गया है 1 कूलम। और कूलम से बड़ा है फेराडे। फेराडे को हम कहें तो इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और 96500 कूलम होता है। सेकेंड यूनिट होती है CGS और ESU यूनिट। CGS और ESU यूनिट को होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलम में लिखा जाता है। रिलेशन होता है 1 कूलम इज 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम। ये सब कन्वर्शन में आगे काम आएगा आपको, ठीक है। तीसरी यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये करंट पर की मैग्नेटिक इफेक्ट्स पर बेस्ड है, उससे भी चार्ज को नाप सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा, और इसको लिखते हैं एब कूलम से। किससे लिखते हैं? और 1 कूलम में होता है 1/10 ऑफ एब कूलम, मतलब 1 एब कूलम होता है 10 कूलम के, इसलिए एब कूलम बड़ी यूनिट है और कूलम छोटी यूनिट। यूनिट्स ऑफ चार्ज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। लिखेंगे हम रिलेशन बिटवीन ESU एंड EMU, इन दोनों यूनिट्स का आपस में रिलेशन। सबसे पहले आप लिखेंगे 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 एब कूलम। सबसे पहले तो आपको ये लिखना, फिर आपको कूलम को हटा के लिखना है 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम,
और बराबर हो जाएगा 1/10m। तो हम लिख सकते हैं, अब आप चाहें तो इसको यहाँ ले आए, तो ये 10 अगर यहाँ आएगा तो हम लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे 1 एब कूलम is equals to 3 into 10 to the power 10 स्टेट। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये वाली जो यूनिट है ये बिग यूनिट है, जो एब कूलम है वो स्टेट कूलम से बड़ा है। तो रिलेशन बहुत बारीक अंतर है। 1 एब कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 into 10 to the power 10। ठीक है ना, ये रिलेशन क्लियर हुआ। एमकेएस का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड। ये रिलेशन ड्राइव्ड होता है ना, एक्सपेरिमेंटल आता है, कई बार ड्राइव्ड होता है। ओके, तो रिलेशन ड्राइव्ड रहते हैं, अपन उसको भी प्रूफ नहीं करेंगे, ये रिलेशन हम डायरेक्ट यूज करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी समझ ली कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कहलाता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो कितने टाइप के चार्ज होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव कैसे बनता है और नेगेटिव कैसे बनता है, ये समझने के लिए पहले हमें एक पार्टिकल के बारे में समझना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो या तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है या नेगेटिव। इसलिए 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा पार्टिकल की जानकारी चाहिए। जब पार्टिकल के बारे में हमें पता चल जाएगा कि चार्ज पार्टिकल हैं कौन से जो चार्ज को बनाते हैं, तब जाके हम चार्ज बनाना सीख पाएंगे। तो क्लियर है कितने टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं? तो हमारे हेडिंग यही है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, या तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। तो हम हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, पहले तो कितने टाइप के पार्टिकल हैं जिनको हमने चार्ज पार्टिकल कहा है। तो पहला पार्टिकल सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन बहुत बेसिक पार्टिकल है, यही फंडामेंटल पार्टिकल है। इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ चार्ज, या हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। ये स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल माना गया है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई है। फिजिक्स में कोई भी चीज को स्वीकार जब तक नहीं किया जाता है, जब तक कि किसी भी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली आपने लैब में प्रूफ नहीं कर दिया। तो थ्योरी या कॉन्सेप्ट सबसे पहले साइंटिस्ट डेवलप करते हैं कि ऐसा होता होगा, ऐसा होगा, लेकिन जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाती एक्सपेरिमेंटली टेस्ट या लैब में, तब तक उसको प्रूफ नहीं किया जाता, जब तक उसको आप कंप्लीट मान नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल, क्वार्क पार्टिकल और बहुत सारे पार्टिकल मॉडर्न फिजिक्स में आ चुके हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो वेरिफिकेशन है वो है इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, आप अच्छे से जानते हैं, डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था, और इस पर जो चार्ज की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू निकाली थी किसने? कूलम्ब, सॉरी मिलीकॉन। वैल्यू ऑफ चार्ज was experimentally found by Millicon oil drop method। तो ये आपको क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री पता होना चाहिए किसी भी पार्टिकल की, कहां से आया है।
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कैसा चार्ज पार्टिकल, इसलिए इसको आगे माइनस ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, रिप्रेजेंट स्मॉल ई से करते हैं माइनस ई, क्योंकि ये कैसा पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव नेचर का माना गया है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहा गया। इस पर जो चार्ज एक्सपेरिमेंटली मिलिकॉन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो था माइनस ऑफ 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है चार्ज माइनस, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हो यूनिट में, पता चलता है कि क्या अमाउंट है, और बाद में उसकी यूनिट लिखते हो। यूनिट से हमें पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो माइनस 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इन कूलम्स, मतलब ये चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन किस चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं इसको एमकेएस या एसआई सिस्टम की जगह स्टेट कूलम में बताना चाहूं, स्टेट कूलम में इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पूछी गई, और अगर आपने ये लगा दिया टिक तो गलत हो जाएगा, बदलना आना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया था यूनिट के बारे में, तो हम बदलेंगे इसको माइनस 1.6 10 टू दी पावर माइनस 1 कूलम में होते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम। तो कूलम को हटा के स्टेट कूलम लिखना पड़ेगा। ये तभी कर सकते हैं आप जब आपको ये मेमोरी में है। ओके, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 3 4.8। अच्छा, ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना। बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 10 बेस है और पावर है माइनस 19 एंड 9, तो माइनस 19 प्लस 9 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 10 स्टेट। This is the charge on electron in ESU system, state coulomb, ESU, CGS या ESU कह सकते हैं। चाहे तो आप इसको एफ कूलम में भी लिख सकते हैं। बदलते हैं, बताएं एक कूलम में कितने एफ कूलम होते हैं। 1 कूलम इज 1 बाई, तो ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.6 10 टू दी पावर, ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 और माइनस 19 मिलकर माइनस 20 हो जाएगा, और हम इसे लिखेंगे एफ कूलम। तो ये तीनों यूनिट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मास के बारे में भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास m ही होता है 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, किलोग्राम यूनिट में हम लिखते हैं। तो सेकंड है प्रोटॉन, और प्रोटॉन्स जो हैं आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोटॉन जो है एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल माने गए हैं, और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और अच्छे से जानते हैं कि ये प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए इसको प्लस ई से लिखते हैं, और जबकि हमने बताया था इसको माइनस ई से, या ऊपर माइनस 1 लगा के ऐसे। तो जो प्रोटॉन पर चार्ज है वो प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन के ही क्लियर। और मास जो होता है, मास जो होता है इसको हम एमपी से लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। ये होता है 1.6 ही होता है, लेकिन 10 टू दी पावर माइनस 27 kg, ये प्रोटॉन का मास। So mass of proton is 1.6 10 to the power minus 27 kg. Gold steam, ये सही कहा आपने, गोल्ड स्टीम ने प्रोटॉन की डिस्कवर किया। कई बार हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज और मास को कंपेयर करना पड़ता है। तो कंपेयर के लिए आप ध्यान रखना, अगर हम कंपेयर करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके रेशियो की जरूरत पड़ती है कई बार न्यूमेरिकल करते समय। अब यहाँ आप पहले से अगर निकाल के रखें तो अच्छा रहेगा। प्रोटॉन का मास होता है, अच्छा ये मास है ना किलोग्राम में, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए पहले ही डिवाइड करके रख लो। याद रखना है मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन या रेशियो 1837 के बराबर, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ। कंपैरिजन क्लियर हो गया।
कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। चार्ज के बारे में तो आपको पता ही है। चार्ज, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का रेशियो, प्रोटॉन का +1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसका -1.6 10⁻⁻19 कूलम, इसलिए रेशियो -1:1, क्योंकि एक पार्टिकल प्लस है और एक पार्टिकल माइनस है, इसलिए -1:1 होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो। ओके, तो ये कंपेयर हो गया। अब हम अगले चार्ज पार्टिकल के बारे में आते हैं, थर्ड चार्ज, इसे बोलते हैं ड्यूट्रॉन। डी से लिखते हैं कई बार, डी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ड्यूट्रॉन जो पार्टिकल है, इसको होता क्या है, 1h2 है ना, 1h2 मतलब यहाँ पर आपका एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटा दें, अगर आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे, तो 1h2 में अगर आप इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इस टाइप का जो न्यूक्लियस बन जाता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन हटने से केवल न्यूक्लियस बच जाता है। तो जो ड्यूट्रॉन है, ये जो पार्टिकल है, ये आप 1h2 जो भी है आइसोटोप है, इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर हटाते हैं तो उसका न्यूक्लियस केवल रिमेनिंग रह जाता है और उसे बोला जाता है ड्यूट्रॉन, है ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन के बराबर होता है, और ड्यूट्रॉन पर जो मास होता है वो प्रोटॉन का दुगना होता है। क्यों होता है दुगना, ये आपको समझना है। पहली चीज तो ये न्यूक्लियस है। क्या है ये, एटम में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन हटा दिया इसके एटम से तो केवल न्यूक्लियस बच जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन हटने से इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर है, मास दुगना इसलिए है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है, इसलिए हमने न्यूट्रॉन के मास को भी प्रोटॉन का मास मान लिया। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस में एक्चुअल में 2 टाइप के पार्टिकल है और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मास लगभग डबल होगा प्रोटॉन का। समझ गए आपको, 2 दुगना इसलिए किया क्योंकि न्यूट्रॉन का मास हमने प्रोटॉन के बराबर माना, तो ये कहलाता है ड्यूट्रॉन। तीसरा के बाद चौथा जो पार्टिकल है, इसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा पार्टिकल की नॉलेज होना है, क्योंकि क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल शब्द लिखा है। अब आपको अल्फा पार्टिकल का सेंस होगा तो आपको क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज ऑल्सो न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डबल, इट इज डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम आप जानते हैं, हीलियम जो होता है वो होता है 2He4। ये हीलियम का न्यूक्लियस नहीं है, 2He4 इज हीलियम एटम। अब इसमें से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन हटाते हो तो इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन हटने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। शॉर्टकट में इसको ऐसा भी लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो कभी पूछा जाए व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल इज नॉट हीलियम। हीलियम एटम नहीं है, हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन हटाने से जो पार्टिकल बचता है उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड ने यूज किया था, है ना, न्यूक्लियस की प्रेजेंस के लिए, इसलिए इसको डिस्कवरी भी रदरफोर्ड के द्वारा ही मानी जाती है। तो 2He4++ दैट इज अल्फा पार्टिकल। अब सवाल उठता है इस पर चार्ज कितना होगा। तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज है, अल्फा पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है और दुगना होता है प्रोटॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा पर चार्ज जो होगा वो डबल होगा, प्रोटॉन का डबल होगा, वही मास जो अल्फा पर है वो 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन। क्यों 4 टाइम्स होगा, आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ 4 मतलब 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन का मास हम प्रोटॉन के बराबर मानेंगे, तो 4 पार्टिकल होने से हम उसको कहेंगे कि प्रोटॉन का लगभग 4 गुना
होता है, कंपेयर करना। इसलिए रेशो हमें पता होना चाहिए, बहुत जरूरत पड़ती है। रेशो ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा, तो हम कहेंगे 1/2। रेशो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा, तो हम कहेंगे 1/, तो ये रेशो रिलेटेड जरूरत पड़े, रेशो चार्ज का अल्फा के लिए 1/2 और मास का 1/4। इसको नोट कर ले मेरे ख्याल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से चार्ज को कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ चार्ज। सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल, इससे छोटा चार्ज पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। मैं इससे एडवांस थ्योरी बताता हूँ, जिसे मॉडर्न थ्योरी कहते हैं। एक और पार्टिकल है, कितने हो गए थे? 1 2 3 4 हो गए ना। तो हम फिफ्थ पार्टिकल, इसको बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल। ये जो क्वार्क पार्टिकल थ्योरी है, ये 1960s में जियोंग करके कोई साइंटिस्ट, उनके जर्मन साइंटिस्ट थे, नाम इतने याद नहीं रहते, उसने उस समय दी थी। अच्छा, जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी, जियोंग ने क्वार्क पार्टिकल थ्योरी दी थी, उस समय क्या है, उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। बाद में ये प्रूफ भी हुई है थ्योरी। और पहले, इसके पहले तक ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही सबसे छोटे पार्टिकल है फिजिक्स में, साइंस में। हालांकि हमारे सिलेबस में आज भी हम यही मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबसे छोटे पार्टिकल। फिर जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, तो इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ भी। रिसेंटली 2012 में एक स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है जिनेवा, उसमें एक लार्ज कोलैटरल एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें एक पार्टिकल डिस्कवर करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस पार्टिकल को बोलते हैं हिग्स बोसॉन पार्टिकल। पीटर हिग्स ने इसको कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, और बोसॉन अपने इंडिया के जगदीश चंद्र बोस के नाम पर वो रखा गया था। हिग्स बोसॉन पार्टिकल उसको बोला गया, गॉड पार्टिकल भी कहा गया। तो उसको बारे में कि ये पार्टिकल वो पार्टिकल था जिससे क्या है, पूरा यूनिवर्स बना हुआ था, जिसके कारण कोई पार्टिकल पर मास आता है। तो इलेक्ट्रॉन पर मास कहाँ से आया, चार्ज कहाँ से आया, ये सब के लिए, मास के डेवलपमेंट के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसी दौरान ये जो थ्योरी थी, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुई कि हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने, खासकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन पार्टिकल को बोला गया क्वार्क पार्टिकल। लेकिन ये सिलेबस हमारे अभी भी कोर्स में सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमको सिर्फ ये नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे सिलेबस में फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन साइंस में नहीं है। साइंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल को डिस्कवर और उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा चुका है। और ये क्वार्क पार्टिकल है। क्वार्क पार्टिकल, तो इनको फ्लेवर्स कहा जाता है ना, ये 6 फ्लेवर्स के होते हैं, लेकिन फ्लेवर्स को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं हम अप क्वार्क, अप क्वार्क को हम स्मॉल यू से लिखते हैं, और इस पर चार्ज होता है +2e/, और दूसरा होता है डाउन क्वार्क, हम स्मॉल डी से लिखते हैं, और इस पर चार्ज नेगेटिव होता है -e/। तो सबसे पहले तो क्वार्क पार्टिकल है क्या? क्वार्क पार्टिकल वो पार्टिकल है, बिल्डिंग पार्टिकल है, बाय विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्ड। क्वार्क पार्टिकल थ्योरी जो है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाए जाते हैं, उनको हम क्वार्क पार्टिकल कहते हैं। अब कितने टाइप के क्वार्क पार्टिकल होते हैं? 2 टाइप के ही हैं, इनमें भी अंदर ही अंदर और टाइप होते हैं, उस पर नहीं जाना हमें। एक को बोलते हैं अप क्वार्क और एक को बोलते हैं डाउन क्वार्क। अब जो अप क्वार्क पार्टिकल है, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर ध्यान रखना है। इस पर चार्ज जो होता है वो 2/3 होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है, तो +2/3e, मतलब आप देख रहे हैं कि ये प्रोटॉन से कम चार्ज है, इसलिए ये प्रोटॉन से भी छोटा चार्ज पार्टिकल है। और ये डाउन क्वार्क पार्टिकल जो है, इस पर चार्ज नेगेटिव होता है और 1/3 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का 1/3। अच्छा, इनके मास नियरली सेम होते हैं, लेकिन चार्ज अलग अलग। तो ये वो अप और डाउन क्वार्क वो पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। अब वो कैसे होता है, ये भी हम देख सकते हैं। सो प्रोटॉन
मैं कहूं कि प्रोटॉन इज मेड ऑफ बाय 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क पार्टिकल। ये है प्रोटॉन का कंस्ट्रक्शन। अगर एक प्रोटॉन देखें तो एक प्रोटॉन के अंदर 2 अप 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 और एक डाउन क्वार्क पार्टिकल होता है, इससे मिलकर प्रोटॉन बनता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये सही है। बिल्कुल सही है। हम कहेंगे 2 अप प्लस 1 डाउन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। देखते हैं, जरा देखें अप में कितना चार्ज होता है। अप में चार्ज है +2/3 और डाउन में चार्ज है -E/3। ठीक है ना। अगर ये 2 अप और एक डाउन से मिलकर बना है तो हम चार्ज देखते हैं कितना टोटल चार्ज होना चाहिए। तो अप का चार्ज लिखा, डाउन का चार्ज लिखा, अब एलसीएम लिया हमने 3। ऊपर हो जाएगा 4E -E मतलब 3E/3, 3 से 3 गया मतलब +E। तो ये आपने देखा कि 2 अप अगर एक डाउन से प्रोटॉन बना है तो उसका टोटल चार्ज जो आता है +E होता है, और +E चार्ज जो है वो प्रोटॉन का ही चार्ज है। तो ये प्रूफ हो गया कि 2 अप और एक डाउन से मिलकर ही प्रोटॉन बनता है, क्योंकि इस समय अगर हम चार्ज टोटल करें तो वो +E आता है, जो कि प्रोटॉन के टोटल चार्ज के बराबर। और मास तीनों का, अगर टोटल तीनों पार्टिकल का मास जोड़े तो वो प्रोटॉन के मास के। तो हमने प्रोटॉन का कंस्ट्रक्शन देख लिया। अब हम न्यूट्रॉन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो न्यूट्रॉन इज मेड बाय 1 अप एंड 2 डाउन पार्टिकल, है ना। ये इन दो, एक अप और 2 डाउन पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से, है ना, न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। कैसे होगा? अगर ये न्यूट्रॉन है तो इसका मतलब इसमें एक अप और 2 डाउन मिलकर न्यूट्रॉन बना रहे हैं। देखते हैं कैसे। 1 अप प्लस 2 डाउन, ये है न्यूट्रॉन। चार्ज वेरीफाई करेंगे। एक अप पर चार्ज है 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन और डाउन पर है 1। एलसीएम 3 लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2E -E मतलब E/3। सॉरी, कितना हो जाएगा? ये 2E/3 और ये 2 डाउन है तो हम इसको लिखेंगे -2E/3। तो एक 1 अप पर है 2E/3 और 2 डाउन पर, तो एक डाउन पर जो होता है -E/3 होता है, और 2 डाउन है तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसलिए इस पर 0 चार्ज होगा। और 0 चार्ज होने का मतलब है कि डेफिनेटली 0 चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल पार्टिकल ही न्यूट्रॉन होता है। तो 1 अप और 2 डाउन मिलकर न्यूट्रॉन बनते हैं। अब ये भी 3 पार्टिकल है यहाँ, तो मास भी जैसे यहाँ 3 पार्टिकल का मास बन के प्रोटॉन हुआ, तो यहाँ भी 3 पार्टिकल का मास मिलकर न्यूट्रॉन बनेगा। इसलिए इन दोनों के मास लगभग सेम होते हैं और चार्ज हम प्रूव कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल थ्योरी। तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं बनता? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है। स्टेशनरी पार्टिकल ना होने के कारण एक्सपेरिमेंटली आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते कि ये 3 डाउन पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बनेगा, है ना। प्रूफ एक्सपेरिमेंटली नहीं हो सकता। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेशनरी पार्टिकल हैं, ये स्टेशनरी हैं, इनको आसानी से आप इन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसलिए टेक्निकली, अगर थ्योरेटिकली देखें तो आपको खुद दिख रहा है कि 3 डाउन पार्टिकल लेकर आप इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। 3 डाउन पार्टिकल लोगे तो -E इस पर चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ स्टेशनरी पार्टिकल। बात आ रही समझ में? इसलिए स्टेशनरी पार्टिकल के कंस्ट्रक्शन को आसानी से क्वार्क पार्टिकल से समझाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज मास पे कैसे डिपेंड करता है? चार्ज और मास का आपस में कोई रिलेशन नहीं। चार्ज जो है वो मास पर डेवलप होता है। चार्ज एक अलग प्रॉपर्टी है जो मास पर प्रोड्यूस होती है। मास अलग चीज है। मास जो है वो किलोग्राम में नापते हैं। मास अलग प्रॉपर्टी है। जल्दी से बताएं, अगर कोई आपसे पूछे कि क्वार्क पार्टिकल है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्वार्क पार्टिकल
are small particle by which proton and neutrons are constructed. इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं बोल रहा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्ट होते ही होंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्टेशनरी पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्वार्क पार्टिकल वो पार्टिकल है, दो टाइप के माने गए हैं, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पर चार्ज E/3 मतलब प्रोटॉन का 1/3 है, उसका 2/3 ऑफ प्रोटॉन माना गया है। वहीं डाउन क्वार्क पर जो चार्ज माना गया है वो 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन माना गया, नेगेटिव। इसकी हेल्प से हम अगर प्रोटॉन को कंस्ट्रक्शन समझाना चाहें कि प्रोटॉन कैसे बना होगा, तो प्रोटॉन दो अप और एक डाउन क्वार्क से बना होगा। जब हमने इस दो अप और एक डाउन के टोटल चार्ज को कैलकुलेट किया तो वो प्लस ही आया, इसका मतलब ये प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, ये प्रूफ हुआ। इसके बाद हमने न्यूट्रॉन को देखा तो ये दो, एक अप और दो डाउन से मिलकर बना है, इसके टोटल चार्ज को कैलकुलेट किया तो वो 0 होगा, तो टेक्निकली ये प्रूफ हो गया कि ये न्यूट्रॉन बन सकता है। अच्छा, दोनों 3-3 पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इसलिए इनके मास नियरली सेम। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। किसी भी एटम में सेंटर पर होता है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये है एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एटम है, सभी जानते हैं, सेंटर पर पॉजिटिव है और 0 है और बाहर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और एक एटम का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, उतना ही प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव। इसलिए हम कहें कि टोटल चार्ज क्या होगा, तो वो होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। इसका मतलब टेक्निकली टोटल चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव को अगर हम ऐड करें तो टोटल चार्ज जो होगा 0। ठीक है ना, तो एटम पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। अब अगर आपने इससे इलेक्ट्रॉन को हटाया, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब है कि आपने उस एटम में से माइनस चार्ज को कम कर दिया। अब नेगेटिव चार्ज को लो किया तो ऑटोमेटिक कौन डोमिनेट करेगा? पॉजिटिव डोमिनेट करेगा। तो वो जो एटम है फिर वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। तो बेसिकली चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा जो चार्ज आता है तो उसको हम काउंट करते हैं, टोटल चार्ज नहीं काउंट करते हैं। टोटल चार्ज तो इधर एटम पर भी है, लेकिन हम फिर भी इस पर अगर चार्ज की बात करें तो हम कहेंगे न्यूट्रल इन नेचर। सो एटम इज न्यूट्रल इन नेचर, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है, चार्ज है लेकिन जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव। तो अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, सो चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही मेन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिकल है जो चार्ज जो ट्रांसफर करने से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसमें डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कम हो, क्योंकि पहले दोनों बराबर है। इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो फिर वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल बेसिक चीज है कि चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को हटाया तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा, इसलिए उसको हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। और नेगेटिव होगा इंक्रीज ऑफ
नंबर ऑफ तो इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिकल है जो चार्जिंग करता है और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बना देता है। तो पहली चीज और याद रखें कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज जब ऑब्जेक्ट पर आ जाता है या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो उसको हम बोलते हैं, तो ये एक्सेस चार्ज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? दे आर कॉल्ड एक्सेस चार्ज। एक्सेस चार्ज जो होता है, टोटल तो हमेशा जीरो होता है, जो एक्स्ट्रा में आता है चार्ज उसी को हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास का टाइमिंग अब खत्म हो रहा है।